निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर के रहस्यमय दरबारी प्रशिक्षण पर आधारित एक विस्तृत शब्दों की कहानी। यह कथा इस विचार पर आधारित है कि एक महान शासक बनने के लिए सैन्य विजय से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। अकबर का रहस्यमय दरबारी प्रशिक्षण। अध्याय 1, शहंशाह की अधूरी विजय। सन 1570 आगरा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रहा था। चित्तौड़ और रणथंभौर जैसी अभेद्य मानी जाने वाली राजपूत रियासतें मुगल परचम के नीचे आ चुकी थीं। गुजरात की विजय ने सल्तनत के लिए समंदर के दरवाजे खोल दिए थे। अकबर एक विजेता थे, एक योद्धा थे, एक ऐसे शहंशाह थे जिनकी तलवार की परछाई जहां पड़ती वहां जमीन कांप उठती। लेकिन फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे की ऊंचाई भी अकबर के मन में पल रही एक गहरी खाई को भर नहीं पा रही थी। दीवाने खास की शानदार बैठकों में जब अमीर और उमरा उनकी शान में सीधे पड़ते तो अकबर को उन शब्दों में चापलूसी की चिकनाहट तो महसूस होती, पर सच्चाई की खुशबू नहीं मिलती थी। उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि एक सल्तनत को तलवार से जीता तो जा सकता है, पर उसे चलाया सिर्फ तलवार से नहीं जा सकता। इस एहसास को और गहरा किया फारस के शाह तहमास्त के भेजे एक दूत ने। उस दूत का नाम मिर्जा गियास बेग था। वह कोई योद्धा नहीं था, न ही उसके साथ कोई सेना थी। वह बस एक विद्वान था जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान और उसकी समझ थी। दरबार में गियास बेग ने अकबर को कीमती तोहफे पेश किए, लेकिन उसकी असली भेंट उसके शब्द थे। उसने फारसी शायरी और दर्शन की ऐसी बातें की, राजनीति और कूटनीति के ऐसे पेंच दिखाए कि अकबर मंत्रमुग्ध रह गए। एक मौके पर जब जमीन के लगान पर बहस चल रही थी, अकबर ने बड़े गर्व से अपने मंत्री टोडरमल की व्यवस्था की तारीफ की। इस पर गियास बेग ने बड़ी विनम्रता से कहा, आलम पनाह, जमीन से लगान वसूलना एक कुशल शासक की निशानी है, पर लोगों के दिलों से सम्मान और प्रेम वसूलना एक महान शासक की पहचान है। आपकी प्रजा आपको कर डर से देती है या प्रेम से? यह सवाल एक तीर की तरह अकबर के दिल में जा लगा। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बहस के दौरान गियास बेग ने चालाकी से दरबार के कुछ सबसे शक्तिशाली अमीरों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, वो भी बिना किसी पर सीधा आरोप लगाए। उसने शब्दों का ऐसा जाल बुना कि दोस्त दुश्मन की तरह और दुश्मन दोस्त की तरह नजर आने लगे। अकबर यह सब देखते रहे, असहाय और चकित। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सत्ता का खेल सिर्फ मैदाने जंग में नहीं, बल्कि दिमाग के गलियारों में भी खेला जाता है, और इस खेल में वह अभी नौसिखिया थे। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। उन्हें अपनी विजय अधूरी लग रही थी। उन्होंने दुनिया जीती थी, पर इंसानी फितरत के रहस्य को नहीं समझ पाए थे। वह हुक्म देना जानते थे, पर दिलों को पढ़ना नहीं। अगली सुबह उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और मंत्री बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल जब पहुंचे तो उन्होंने शहंशाह के चेहरे पर एक अभूतपूर्व बेचैनी देखी। बीरबल, अकबर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हम एक सल्तनत चला रहे हैं, पर हमें लगता है हम इसे समझते नहीं। हम लोगों पर हुकूमत करते हैं, पर उन्हें जानते नहीं। फारस के उस दूत ने हमें आईना दिखा दिया। उसने हमारे ही दरबार में, हमारे ही सामने, हमारे लोगों के मन से खेला, और हम बस देखते रह गए। हमें इस कला को सीखना है। बीरबल मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह दिन एक न एक दिन जरूर आएगा। आलमपनाह, आप जिस कला की बात कर रहे हैं, वह किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती। इसे तलवारबाजी की तरह मैदान में नहीं सीखा जा सकता। तो फिर कैसे सीखा जाए? अकबर ने अधीरता से पूछा। क्या इसका कोई उस्ताद नहीं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। इसका उस्ताद है जहांपना।
पर इसकी तालीम बहुत रहस्यमयी और कठिन है। इसकी कोई पाठशाला नहीं है, कोई तय समय नहीं है। इसका प्रशिक्षण आपके दरबार में, आपके महल में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ही होगा। आप एक शहंशाह की तरह तख्त पर बैठे रहेंगे और साथ ही साथ एक शागिर्द की तरह सीखते भी रहेंगे। यह एक गुप्त प्रशिक्षण होगा जिसके बारे में मेरे और आपके सिवा कोई नहीं जानेगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। यह वही था जो वह चाहते थे, एक ऐसा प्रशिक्षण जो उन्हें एक बेहतर इंसान और एक संपूर्ण शासक बना सके। हमें मंजूर है, बीरबल। बताओ हमें क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आप कुछ नहीं जानते। आपका अहंकार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस प्रशिक्षण का पहला नियम है सुनना, देखना और महसूस करना। बोलना सबसे आखिर में। आपकी तालीम आज से ही शुरू होती है, शहंशाह हिंद। उस दिन आगरा के किले की दीवारों के भीतर इतिहास का सबसे अनूठा प्रशिक्षण शुरू हुआ। एक शहंशाह अपने ही वजीर का शिष्य बनने जा रहा था ताकि वह जीत से आगे बढ़कर शासन करने की कला सीख सके। अध्याय 2 शब्दों के परे का सत्य। प्रशिक्षण का पहला चरण था श्रवण और अवलोकन, यानी सुनने और देखने की कला में निपुणता हासिल करना। आलमपनाह, बीरबल ने अगले दिन समझाया, आप रोज दरबार लगाते हैं। आप सुनते हैं पर ध्यान नहीं देते। आप देखते हैं पर गौर नहीं करते। आज से आप दरबार में बोलेंगे कम और देखेंगे ज्यादा। हर दरबारी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसकी आंखों की चमक, उसके हाथों की हरकत और उसकी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दीजिएगा। सच अक्सर जुबान पर नहीं, जिस्म पर लिखा होता है। अगले दिन दीवाने खास में अकबर ने बीरबल की बात पर अमल किया। वह अपने सिंहासन पर शांत बैठे रहे। एक सूबेदार अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था, बता रहा था कि कैसे उसने एक विद्रोह को कुचला। दरबार वाह वाह कर रहा था। लेकिन अकबर ने देखा कि किस्सा सुनाते वक्त सूबेदार की आंखें बार बार एक दूसरे अमीर की ओर जा रही थीं और उस अमीर के चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान थी। अकबर ने यह भी देखा कि सूबेदार के हाथ कांप रहे थे। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल से इसका जिक्र किया। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने सच की पहली परत देख ली है। सूबेदार झूठ बोल रहा है। विद्रोह उसने नहीं, बल्कि उस दूसरे अमीर ने अपनी सूझबूझ से शांत कराया था। सूबेदार अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है और उसे डर है कि कहीं वह अमीर सच न उगल दे। अगले कुछ हफ्तों तक अकबर ने यह अभ्यास जारी रखा। उन्होंने सीखा कि जब कोई दरबारी बहुत ज्यादा झुककर सलाम करता है तो उसके मन में या तो डर होता है या कोई मांग। जब किसी की आवाज अचानक ऊंची हो जाए तो वह अपनी बात के खोखलेपन को छिपाने की कोशिश कर रहा है। प्रशिक्षण को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बीरबल ने अकबर को भेष बदलकर आगरा के बाजारों और सरायों में चलने के लिए राजी किया। यह अकबर के लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार मकसद अलग था। इस बार उन्हें सिर्फ अपनी प्रजा का हाल नहीं जानना था, बल्कि उन्हें पढ़ना सीखना था। एक शाम वे एक सराय में साधारण सौदागरों के भेष में बैठे थे। सराय लोगों से खचाखच भरी थी। बीरबल ने एक कोने में बैठे 2 लोगों की ओर इशारा किया। आलमपनाह, उन दोनों को देखिए। बताइए उनके बीच क्या रिश्ता है और वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अकबर ने ध्यान से देखा। एक आदमी उम्र में बड़ा था, उसके कपड़े महंगे पर पुराने थे। दूसरा नौजवान था, जिसके कपड़ों में अमीरी की नुमाइश थी। बड़ा आदमी धीरे धीरे बोल रहा था, जबकि नौजवान बेचैनी से अपने पैर हिला रहा था और बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। अकबर ने कुछ देर सोचा। वे पिता पुत्र लग रहे हैं।
पिता शायद बेटे को कोई नसीहत दे रहा है, पर बेटा सुनना नहीं चाहता। वह किसी का इंतजार कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए। आप करीब हैं, पर पूरी तरह सही नहीं। वे पिता पुत्र नहीं, बल्कि ससुर और दामाद हैं। ससुर अपनी बेटी की शिकायतें लेकर आया है। दामाद उसकी बातों से ऊब चुका है और अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है, जो किसी भी वक्त यहां पहुंचने वाली है। अकबर हैरान रह गए। तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, देखिए, ससुर के हाथ में एक छोटा सा जेवर है जो वह बार बार देख रहा है। यह शायद उसकी बेटी का है, जिसे वह सबूत के तौर पर लाया है। दामाद के कुर्ते पर इत्र की महक है, जो मर्दाना नहीं, जनाना है। और उसकी आंखें दरवाजे पर उम्मीद से टिकी हैं, डर से नहीं। यह सब छोटी छोटी बातें मिलकर एक कहानी बना रही हैं, हुजूर। उस दिन अकबर ने समझा कि हर इंसान एक खुली किताब है, बस उसे पढ़ने का हुनर आना चाहिए। उन्होंने बाजार के शोर में किसानों के कर्ज की चिंता सुनी, एक माँ की आंखों में अपने बच्चे के भविष्य के सपने देखे और एक सिपाही की चाल में घर से दूर रहने की थकान महसूस की। इस प्रशिक्षण का एक और हिस्सा था न्याय का अवलोकन। एक दिन दरबार में एक पेचीदा मामला आया। दो औरतें एक बच्चे पर अपना हक जता रही थीं। दोनों की दलीलें इतनी मजबूत थीं कि काजी भी चकरा गए। अकबर ने मामले को अपने हाथ में लिया। यह उनके प्रशिक्षण की एक परीक्षा थी। उन्होंने उन दोनों औरतों को गौर से देखा। एक औरत जरीना ऊंची आवाज में चीख चीख कर अपना हक जता रही थी और दूसरी औरत सायरा को कोस रही थी। दूसरी औरत सायरा चुपचाप रो रही थी, उसकी नजरें लगातार बच्चे पर थीं। अकबर को बीरबल की बात याद आई, जो ज्यादा शोर मचाए, जरूरी नहीं कि वही सच्चा हो। अकबर ने एक जल्लाद को बुलाया और एक भयानक हुक्म दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को एक एक टुकड़ा दे दो। यह सुनकर जरीना के चेहरे पर एक पल के लिए संतोष का भाव आया और वह बोली, ठीक है हुजूर। न यह चैन से रहेगी, न मैं। लेकिन सायरा चीख पड़ी। वह अकबर के कदमों में गिर गई। नहीं जहांपनाह, ऐसा जुल्म न करें। बच्चा मुझे न दें, इसे जरीना को ही दे दें, पर खुदा के वास्ते इसे जिंदा रहने दें। अकबर का चेहरा एक गहरी समझ से चमक उठा। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया, बच्चा सायरा का है। जरीना को झूठ बोलने और एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करने की कोशिश के जुर्म में कैद कर लिया जाए। दरबार के बाद बीरबल ने कहा, बहुत खूब आलमपना। आपने भावनाओं के दिखावे और सच्ची ममता के फर्क को पहचान लिया। असली माँ अपने बच्चे की जान किसी भी कीमत पर नहीं ले सकती। आपने शब्दों के परे जाकर सत्य को देख लिया। यह पहला चरण था। अकबर अब एक ऐसे शासक बन रहे थे जो सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि समझता था। जो सिर्फ देखता नहीं था, बल्कि महसूस करता था। अध्याय 3, मन का मायाजाल। एक बार जब अकबर देखने और सुनने की कला में माहिर हो गए, तो बीरबल ने प्रशिक्षण का दूसरा और अधिक जटिल चरण शुरू किया, मन का मायाजाल, यानी मानव मनोविज्ञान को समझना और उसका उपयोग करना। आलमपनाह, बीरबल ने एक शाम शतरंज की बिसात पर कहा, अब तक हमने लोगों को पढ़ना सीखा है। अब हम सीखेंगे कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। हर इंसान के अंदर डर, लालच, प्रेम, घृणा और अहंकार की नदियां बहती हैं। एक महान शासक वह है जो इन नदियों का रुख मोड़ना जानता हो। इसका पहला अभ्यास था अहंकार की परीक्षा। दरबार में एक अमीर था, शमशेर खान, जो अपनी बहादुरी और दौलत पर बहुत घमंड करता था। वह अक्सर दूसरे दरबारियों को नीचा दिखाता था। अकबर उसे नापसंद करते थे, पर वह एक शक्तिशाली अमीर था, इसलिए सीधे कुछ नहीं कह सकते थे।
बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक दिन भरे दरबार में घोषणा की, आलमपनाह ने एक सपना देखा है कि जो कोई भी इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख है, अगर वह महल के मुख्य तालाब में आधी रात को डुबकी लगाएगा तो उसकी किस्मत चमक जाएगी और उसे शाही खजाने से 100 अशर्फियां मिलेंगी। यह एक बेतुकी घोषणा थी। सब हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने जानबूझकर शमशेर खान की ओर देखकर कहा, पर यह काम हर किसी के बस का नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत शब्द सुनते ही शमशेर खान का अहंकार जाग गया। उसे लगा कि यह उसकी बहादुरी को चुनौती दी जा रही है। उसे 100 अशर्फियों का कोई लालच नहीं था, पर वह यह साबित करना चाहता था कि वह किसी से नहीं डरता। उस रात अकबर और बीरबल छिपकर तालाब के पास पहुंचे। ठीक आधी रात को शमशेर खान आया और कड़ाके की ठंड में तालाब में डुबकी लगा दी। अगले दिन जब वह दरबार में 100 अशर्फियां लेने पहुंचा तो पूरा दरबार उस पर हंस रहा था। वह इनाम तो जीत गया, पर इज्जत हार गया। उसने अपनी बहादुरी नहीं बल्कि अपनी मूर्खता साबित कर दी थी। अकबर ने इस घटना से सीखा कि इंसान के अहंकार को चोट पहुंचाकर उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। अगला पाठ था लालच का जाल। बीरबल ने अकबर को बताया कि सल्तनत के कई अधिकारी लगान वसूली में हेराफेरी करते हैं, पर उन्हें पकड़ना मुश्किल है। बीरबल ने एक अफवाह फैलाई कि शहंशाह अपने सबसे ईमानदार अधिकारी को एक बड़ी जागीर इनाम में देने वाले हैं। ईमानदारी की परीक्षा के लिए एक विशेष संदूक हर सूबे में भेजा जाएगा, जिसमें हर अधिकारी को अपने क्षेत्र का पूरा हिसाब किताब और अतिरिक्त कर जो उसने ईमानदारी से बचाया हो डालना होगा। यह एक जाल था। संदूक के नीचे एक गुप्त दराज थी। जब कोई अधिकारी लालच में आकर अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसमें कुछ सिक्के डालता तो वे सिक्के उस गुप्त दराज में गिर जाते, जिसकी चाबी सिर्फ बीरबल के पास थी। जब संदूक वापस आए तो जिन अधिकारियों ने बहुत ज्यादा ईमानदारी का ढोंग किया था वे सब पकड़े गए, क्योंकि उनके संदूक खाली थे पर उनकी गुप्त दराजें सिक्कों से भरी थीं। उन्होंने अपनी ही बेईमानी का सबूत खुद दे दिया था। इस प्रशिक्षण ने अकबर को सिखाया कि कैसे इंसानी कमजोरियों को ही हथियार बनाकर सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पाठ था भय का मनोविज्ञान। बीरबल ने समझाया कि डर एक शक्तिशाली भावना है जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर सकती है। इसका प्रदर्शन एक गंभीर मामले में हुआ। शाही शस्त्रागार से कुछ बेशकीमती तलवारें चोरी हो गईं। शक शस्त्रागार के 10 पहरेदारों पर था, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। बीरबल ने उन 10 पहरेदारों को बुलाया और सबको बराबर लंबाई की एक लकड़ी दी। फिर उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं, इन्हें अपने पास रखो। जिसने भी चोरी की होगी रात भर में उसकी लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह हम इन लकड़ियों को नापेंगे और चोर पकड़ा जाएगा। पहरेदारों को लकड़ियां देकर भेज दिया गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? क्या लकड़ियां सच में लंबी हो जाएंगी? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, यह सिर्फ चोर के मन में डर पैदा करने का तरीका है। असली चोर को पता है कि वह दोषी है। उसे डर लगेगा कि कहीं उसकी लकड़ी सच में लंबी न हो जाए। इस डर से बचने के लिए वह रात में अपनी लकड़ी को 1 इंच छोटा काट देगा, यह सोचकर कि सुबह तक वह वापस बराबर हो जाएगी। और कल वही पकड़ा जाएगा जिसकी लकड़ी बाकियों से 1 इंच छोटी होगी। अगली सुबह ठीक वैसा ही हुआ। एक पहरेदार की लकड़ी बाकियों से छोटी थी। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन अभ्यासों के जरिए अकबर ने मानव मन की गहराइयों में झांकना सीख लिया। वह अब जानते थे कि लोगों के कार्यों के पीछे कौन सी भावनाएं काम करती हैं।
वह अब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक बन रहे थे जो अपनी प्रजा के मन को पढ़ सकता था। अध्याय 4 सत्ता की शतरंज। प्रशिक्षण का अंतिम और सबसे उन्नत चरण था सत्ता की शतरंज, यानी कूटनीति, रणनीति और शक्ति संतुलन की कला। आलमपनाह बीरबल ने समझाया, एक सल्तनत चलाना शतरंज के खेल की तरह है। आपको न केवल अपनी चाल के बारे में सोचना है, बल्कि दुश्मन की अगली 10 चालों का अंदाजा भी लगाना है। कभी कभी एक मोहरा कुर्बान करके पूरा खेल जीतना पड़ता है। इसका पहला पाठ था सूचना का हथियार। बीरबल ने सिखाया कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, सूचना के प्रवाह से भी जीते या हारे जाते हैं। उन्होंने अकबर को दिखाया कि कैसे झूठी जानकारी फैलाकर दुश्मन को गुमराह किया जा सकता है। उस समय दक्षिण के एक सुल्तान से मुगल सल्तनत के रिश्ते तनावपूर्ण थे। सुल्तान अपनी शक्तिशाली तोपों के लिए जाना जाता था और युद्ध की तैयारी कर रहा था। बीरबल की सलाह पर अकबर ने अपने जासूसों के जरिए दक्षिण में यह अफवाह फैलानी शुरू की कि मुगलों ने एक नई, हल्की और ज्यादा शक्तिशाली तोप ईजाद कर ली है, जिसे पहाड़ों पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। उन्होंने आगरा के पास कुछ नकली परीक्षण भी करवाए, जिनकी खबरें बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण तक पहुंचाई गईं। यह सुनकर दक्षिण का सुल्तान घबरा गया। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत अब कमजोर पड़ गई है। उसने युद्ध का विचार त्याग दिया और संधि के लिए अपना दूत भेज दिया। अकबर ने बिना एक भी सैनिक भेजे सिर्फ सूचना के बल पर एक संभावित युद्ध टाल दिया। अगला पाठ था शक्ति का संतुलन। दरबार में दो शक्तिशाली अमीर गुट थे जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिससे दरबार का माहौल खराब होता था। अकबर उन्हें सजा भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि दोनों ही गुट सल्तनत के लिए जरूरी थे। बीरबल ने एक अजीब तरीका सुझाया। उन्होंने अकबर से कहा कि वे तीसरे, अपेक्षाकृत कमजोर गुट को बढ़ावा देना शुरू करें। अकबर ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस तीसरे गुट के नेता को कुछ नई जिम्मेदारियां और सम्मान दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले दो शक्तिशाली गुट असुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो यह तीसरा गुट उनसे आगे निकल जाएगा। अपनी अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया और अपना ध्यान काम पर लगाना शुरू कर दिया। इस तरह अकबर ने एक नया शक्ति केंद्र बनाकर पुराने केंद्रों को संतुलित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब बीरबल ने एक नकली संकट पैदा किया। एक दिन बीरबल ने अकबर के सामने आकर बहुत ही घबराई हुई हालत में कहा, आलमपनाह, गजब हो गया। शाही खजाने की मुख्य तिजोरी की चाबी खो गई है। यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी। अकबर का पहला रिएक्शन था कि वह तुरंत खजांची और सभी पहरेदारों को कैद कर लें और उनसे सख्ती से पूछताछ करें। लेकिन फिर उन्हें प्रशिक्षण के पाठ याद आए। उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। उन्होंने शांत रहकर कहा, बीरबल, घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले यह पता करो कि चाबी आखिरी बार कब और कहाँ देखी गई थी। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले हमें सारे तथ्य जानने होंगे। बीरबल ने कुछ और नाटक किया, कुछ और लोगों पर शक जाहिर किया, यह देखने के लिए कि अकबर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। पर अकबर शांत रहे। उन्होंने एक जांच समिति बनाई और हर पहलू पर गौर करने का आदेश दिया। 2 दिन बाद बीरबल ने चाबी अकबर के सामने पेश कर दी। माफी चाहता हूं जहांपनाह, चाबी मेरे ही कपड़ों में कहीं फंस गई थी। यह मेरी गलती थी। अकबर मुस्कुराए। वह समझ गए कि यह भी प्रशिक्षण का ही एक हिस्सा था। नहीं बीरबल, यह तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा थी। और हमें खुशी है कि हम इसमें पास हुए। एक शासक का पहला कर्तव्य संकट के समय में अपना विवेक न खोना है। इस चरण के अंत तक अकबर एक कुशल रणनीतिकार बन चुके थे।
वह अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे, बल्कि घटनाओं को आकार देना सीख गए थे। वह जानते थे कि कब बल का प्रयोग करना है, कब बुद्धि का और कब चुप रहना है। अध्याय 5 आत्मविजय, एक शहंशाह का जन्म। सालों की इस रहस्यमयी तालीम ने अकबर को बदल दिया था। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक शासक बन गए थे। लेकिन बीरबल जानते थे कि अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है, स्वयं पर विजय। एक दिन बीरबल बिना किसी को बताए गायब हो गए। कुछ दिनों तक जब उनकी कोई खबर नहीं मिली तो महल में हड़कंप मच गया। फिर एक व्यापारी के जरिए एक खत अकबर तक पहुंचा। खत बीरबल का था और बीजापुर के सुल्तान के नाम लिखा था, जो मुगलों का कट्टर दुश्मन था। खत में लिखा था, मैं अकबर के खोखले साम्राज्य से तंग आ चुका हूं। मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं। मुझे मुगल सेना की हर कमजोरी और आगरा के किले के हर गुप्त रास्ते का पता है। हम मिलकर अकबर को हरा सकते हैं। यह खत अकबर के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं था। जिस बीरबल पर वह अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, वही उनके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा था। अकबर का दिल गुस्से, दुख और विश्वासघात की आग में जलने लगा। दरबारियों ने, जो हमेशा से बीरबल से जलते थे, इस आग में घी डालना शुरू कर दिया। हमने तो पहले ही कहा था हुजूर, यह आदमी भरोसे के काबिल नहीं। इसे पकड़कर मौत की सजा दी जाए। अकबर के अंदर एक तूफान उठा। उनका योद्धा मन कह रहा था कि बीरबल को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन इतने सालों के प्रशिक्षण ने उनके अंदर एक और आवाज पैदा कर दी थी, एक शांत, तार्किक आवाज। वह अपने कक्ष में अकेले बैठ गए और सोचने लगे। उन्होंने खत को 100वीं बार पढ़ा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और बीरबल के साथ बिताए हर पल को याद किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी, उनकी वफादारी की अग्निपरीक्षा, उनकी निःस्वार्थ सेवा को याद किया। क्या ऐसा व्यक्ति उन्हें धोखा दे सकता है? फिर उन्होंने अपने प्रशिक्षण के पाठों को याद किया। अवलोकन खत की लिखावट बीरबल की थी, पर क्या उसमें कोई ऐसी बारीकियां थीं जो नकली हो सकती थीं? मनोविज्ञान, बीरबल ऐसा क्यों करेगा? उसे क्या मिलेगा? वह तो पहले ही सल्तनत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। रणनीति, क्या यह खत एक जाल हो सकता है? क्या यह खुद बीरबल ने अपनी किसी योजना के तहत लिखवाया है? या किसी दुश्मन ने उन्हें फंसाने के लिए यह जाल बिछाया है? अकबर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था और उनका प्रशिक्षित दिमाग काम करने लगा था। उन्हें लगा कि यह खत इतना सीधा और स्पष्ट है कि सच हो ही नहीं सकता। यह एक नाटक जैसा लग रहा था। उन्होंने दरबार में एक चौंकाने वाली घोषणा की। हम बीरबल को देशद्रोही घोषित करते हैं। जो कोई भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा, उसे 10,000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। दरबारियों को लगा कि अकबर ने उनकी बात मान ली। लेकिन अकबर ने चुपके से अपने सबसे वफादार जासूसों को एक अलग ही हुक्म दिया। बीरबल को ढूंढो, पर उन्हें गिरफ्तार मत करना। उन पर दूर से नजर रखो और देखो कि वह क्या करते हैं और किनसे मिलते हैं। हमें लगता है वह किसी बड़े शिकार की तलाश में हैं। ठीक वैसा ही हुआ। बीरबल ने बीजापुर जाने का नाटक किया। उनके पीछे लगे अकबर के जासूसों ने देखा कि बीजापुर के कई बड़े अमीर और सेनापति, जो अकबर से मिले हुए होने का नाटक करते थे, असल में बीरबल से मिलकर मुगल सल्तनत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे। बीरबल ने यह सब जानने के लिए ही अपने विश्वासघात का यह नाटक रचा था। उन्होंने खुद को चारा बनाकर उन सभी देशद्रोहियों को उनके बिल से बाहर निकाल लिया था। जब सारी सच्चाई सामने आई और सभी गद्दार पकड़े गए, तो बीरबल वापस आगरा लौटे। वह अकबर के सामने झुके।
माफी चाहता हूँ आलमपनाह, आपको तकलीफ देने के लिए। अकबर अपने सिंहासन से उठे, नीचे आए और बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं बीरबल, आज तुमने हमें सबसे बड़ी जीत दिलाई है, स्वयं पर विजय। आज हमारे मन में क्रोध और संदेह पर हमारे विवेक और विश्वास ने जीत हासिल की। आज हम समझे हैं कि एक शासक की असली ताकत उसकी सेना या खजाना नहीं, बल्कि उसका आत्मनियंत्रण और अपने लोगों पर उसका अटूट विश्वास है। उस दिन अकबर का रहस्यमय दरबारी प्रशिक्षण पूरा हुआ। वह एक ऐसे शहंशाह बन चुके थे जो न केवल दुनिया पर बल्कि अपने मन पर भी राज करना सीख गए थे। और बीरबल एक सच्चे गुरु की तरह मुस्कुरा रहे थे, यह जानते हुए। निश्चित रूप से यह रही शब्दों की एक विस्तृत कहानी जो बताती है कि कैसे महेश दास, एक साधारण कवि, शहंशाह अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल बने। कैसे बना बीरबल अकबर का सबसे बुद्धिमान मंत्री? अध्याय एक शहंशाह की अतृप्त खोज। सन 1560 का दशक। हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन मजबूती से स्थापित हो चुका था। आगरा का किला मुगल सल्तनत की शक्ति और शान का प्रतीक था। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास में हर दिन हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले होते थे। अकबर की उम्र अभी युवा थी, लेकिन उनकी आंखों में एक साम्राज्य को महानता के शिखर पर ले जाने का सपना था। पर इन सब के बीच अकबर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते थे। उनका दरबार योग्य लोगों से भरा था। तोडरमल जैसे वित्त विशेषज्ञ थे जो जमीन के हर जर्रे का हिसाब रखते थे। मान सिंह जैसे बहादुर सेनापति थे जिनकी तलवार की धमक से दुश्मन कांप उठते थे। अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वान थे जो ज्ञान और दर्शन की गहराइयों में गोते लगाते थे। लेकिन अकबर को एक कमी खलती थी। उनके दरबारिया तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे या फिर अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जिनकी सोच एक सीमित दायरे में बंधी थी। कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें चुनौती दे सके, जो उन्हें एक नया नजरिया दिखा सके, जो चापलूसी के मीठे जहर से परे सच का कड़वा अमृत पिला सके। वह एक ऐसा जौहरी थे जो अपने नवरत्नों के खजाने में एक ऐसे हीरे की तलाश में थे जो अभी तक मिला नहीं था, एक ऐसा हीरा जो सिर्फ चमके नहीं बल्कि रोशनी दिखाए। अकबर अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आगरा की गलियों में निकल जाते थे। वह यह देखना चाहते थे कि उनकी सल्तनत की नब्ज कैसे धड़कती है। वह जानते थे कि असली हिंदुस्तान महलों और किलों में नहीं बल्कि खेतों, खलिहानों और बाजारों में बसता है। ऐसी ही एक दोपहर वह अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ शिकार के लिए निकले। शिकार का पीछा करते करते वह अपने दल से बिछड़ गए और यमुना के किनारे एक घने जंगल में भटक गए। सूरज सिर पर था, प्यास से उनका गला सूख रहा था। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक पगडंडी नजर आई। वह उस पर चल पड़े, इस उम्मीद में कि यह रास्ता उन्हें किसी गांव या बस्ती तक ले जाएगा। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक तिराहा मिला। 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। अब अकबर पूरी तरह उलझन में थे। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा रास्ता आगरा की ओर जाता है। तभी उनकी नजर पास के एक पेड़ की छांव में बैठे एक युवक पर पड़ी। वह युवक साधारण कपड़ों में था, उसके चेहरे पर गरीबी की झलक थी, लेकिन आंखों में एक असाधारण चमक और होठों पर एक हल्की, रहस्यमय मुस्कान थी। वह हाथ में एक कलम और कुछ पत्तों पर कुछ लिख रहा था। अकबर, जो एक साधारण यात्री के भेष में थे, उसके पास पहुंचे और पूछा, ऐ नौजवान, क्या तुम बता सकते हो कि इन 3 सड़कों में से कौन सी सड़क आगरा जाती है? युवक ने अपनी कलम रोकी, नजर उठाकर अकबर को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न तो किसी शहंशाह का डर था, न ही किसी अजनबी की शंका।
उसने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, जनाब, इन तीनों में से कोई भी सड़क आगरा नहीं जाती। अकबर को आश्चर्य हुआ। यह कैसा जवाब था? उन्होंने कुछ सख्ती से कहा, यह क्या मजाक है? इनमें से कोई न कोई रास्ता तो राजधानी की ओर जाता ही होगा। युवक खड़ा हो गया और अदब से झुका। हुजूर, सड़कें खुद कहीं नहीं जाती, वे तो बस अपनी जगह पर रहती हैं। मुसाफिर खुद चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना है, सड़क आपको रास्ता दिखा देगी। इस जवाब में एक गहरा दर्शन छिपा था। अकबर उस युवक की हाजिर जवाबी और गहरी सोच से बुरी तरह प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी असली पहचान जाहिर नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव उतर आया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, नौजवान? मेरा नाम महेश दास है, हुजूर। मैं एक कवि हूँ, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। महेश दास, अकबर ने नाम दोहराया। तुम्हारी सोच गहरी है। क्या तुम हमें आगरा का सही रास्ता बता सकते हो? महेश दास ने सामने की सड़क की ओर इशारा किया और कहा, यह रास्ता आपको यमुना के किनारे ले जाएगा। नदी के बहाव के साथ चलते रहिएगा, शाम तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अकबर ने उसे इनाम के तौर पर अपनी कीमती अंगूठी देनी चाहिए, लेकिन महेश दास ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। जनाब, रास्ता बताने के लिए इनाम लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। हाँ, अगर आप कभी शहंशाह हिंद से मिलें तो उनसे कहिएगा कि इस मुल्क में एक कवि ऐसा भी है जो उनसे मिलना चाहता है। शायद मेरी कविताएं उनके किसी काम आ जाएं। यह कहकर महेश दास वापस अपनी जगह पर जाकर लिखने बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अकबर उस युवक की निःस्वार्थता और आत्मविश्वास से और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने अंगूठी वापस अपनी उंगली में पहन ली और मन ही मन उस कवि से दोबारा मिलने का निश्चय किया। वह शाम जब आगरा के किले में वापस लौटे तो उनके दिमाग में जंगल का वह दृश्य और महेश दास के शब्द गूंज रहे थे, सड़कें खुद कहीं नहीं जाती। उन्हें लगा कि शायद उन्हें वह हीरा मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि रास्ते का फलसफा भी जानता हो। अध्याय 2, दरबार की पहली चुनौती। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने अपने सिपाहियों को महेश दास को ढूंढकर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही उसे उसके छोटे से गांव से पूरे सम्मान के साथ आगरा ले आए। जब महेश दास दीवान-ए-आम में दाखिल हुआ तो उसकी साधारण वेशभूषा और निडर चाल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दरबार सोने चांदी और रेशम से जगमगा रहा था और उसके बीच महेश दास की सादगी एक अलग ही कहानी कह रही थी। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने महेश दास को देखा और मुस्कुराए। तो तुम आ गए, कवि। हमें तुम्हारा इंतजार था। महेश दास ने अदब से झुककर सलाम किया। शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर। दरबार के अमीर उमरा और मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शहंशाह ने इस करीब से दिखने वाले कवि को इतनी इज्जत क्यों दी। खास तौर पर दरबार के मुख्य सलाहकार मुल्ला दो प्याजा और मुख्य काजी, जो खुद को अक्ल का बादशाह समझते थे, महेश दास को हिकारत की नजरों से देख रहे थे। अकबर ने महेश दास की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह देखना चाहते थे कि जंगल में दिखी बुद्धिमत्ता क्या दरबार के दबाव में भी कायम रहती है। महेश दास, अकबर की आवाज गूंजी। हमने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है? यह एक असंभव सवाल था। इसका मकसद सिर्फ महेश दास को शर्मिंदा करना था। दरबार में एक दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला दो प्याजा की दाढ़ी में एक विजी मुस्कान छिप गई। महेश दास एक पल के लिए भी नहीं घबराया।
उसने शांत भाव से जवाब दिया, आलमपनाह, यह तो मैं यकीनन बता सकता हूँ। आपके मन में इस वक्त चल रहा है कि आपकी सल्तनत हमेशा कायम रहे, आपकी प्रजा खुशहाल रहे और आपका नाम इतिहास में अमर हो जाए। यह जवाब इतना अप्रत्याशित और इतना सटीक था कि दरबार में सन्नाटा छा गया। महेश दास ने एक निजी सवाल को एक सार्वभौमिक सत्य में बदल दिया था। कोई भी शासक इससे इनकार नहीं कर सकता था। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह, खूब कहा, अकबर ने तारीफ की। लेकिन यह तो हर बादशाह चाहता है। कोई और खास बात बताओ। महेश दास ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, हुजूर, आपके मन में यह भी चल रहा है कि काश यह नया लड़का दरबार की पहेलियों को सुलझा सके और आपके बोझ को कुछ हल्का कर सके। इस बार अकबर गंभीर हो गए। महेश दास ने सीधे उनके दिल की बात कह दी थी। उनकी आंखों में प्रशंसा और भी बढ़ गई। लेकिन दरबारी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, बातें बनाना और बात है, और अक्ल का सबूत देना और बात। मैं इस कवि से एक आसान सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने इजाजत दी। मुल्ला ने महेश दास से पूछा, बताओ, इस शहर आगरा में कुल कितने कौवे हैं? अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो हम तुम्हें बुद्धिमान मान लेंगे। यह एक और जाल था। कौवे कौन गिन सकता था? महेश दास मुस्कुराया। यह तो बहुत ही आसान सवाल है, मुल्ला जी। आगरा में इस वक्त ठीक 99,999 कौवे हैं। मुल्ला चौंक गया। तुम्हें इतनी सटीकता से कैसे पता? अगर गिनती में कम या ज्यादा निकले तो? महेश दास ने तुरंत जवाब दिया, अगर गिनती में कौवे ज्यादा निकले तो समझिएगा कि उनके कुछ रिश्तेदार दूसरे शहरों से उनसे मिलने आए हुए हैं। और अगर कम निकले तो समझिएगा कि हमारे शहर के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहरों में गए हुए हैं। इस जवाब पर अकबर समेत पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। महेश दास ने एक बेतुके सवाल का इतना मजेदार और तार्किक जवाब दिया था कि किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसने न सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी बल्कि अपनी सकारात्मक सोच का भी परिचय दिया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी वक्त महेश दास को अपने दरबार में एक विशेष सलाहकार का पद देने का फैसला किया। उन्होंने उसे बीरबल की उपाधि दी। बीर यानी बहादुर और बल यानी बुद्धि। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि के बल पर बहादुर हो। इस तरह महेश दास बीरबल बन गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे अभी दरबार के षड्यंत्रों, ईर्ष्या और सबसे बढ़कर शहंशाह के भरोसे की कसौटी पर खरा उतरना था। अध्याय 3, न्याय की तराजू और सत्य की पहचान। बीरबल के दरबार में आने से कई पुराने दरबारी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि एक बाहरी व्यक्ति को शहंशाह इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। वे हर मौके पर बीरबल को नीचा दिखाने और उसे अयोग्य साबित करने की कोशिश में लगे रहते। लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि और धैर्य से हर चुनौती का सामना करते। जल्द ही अकबर को समझ आने लगा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता सिर्फ हास परिहास तक सीमित नहीं है। वह न्याय और मनोविज्ञान के भी गहरे जानकार थे। एक दिन दरबार में एक बहुत ही पेचीदा मामला आया। एक अमीर सौदागर ने एक गरीब किसान पर मुकदमा किया था। सौदागर का कहना था कि उसने अपनी सोने की मोहरों से भरी थैली किसान के खेत में कहीं दबा दी थी और अब वह थैली वहां नहीं है। यकीनन किसान ने उसे चुरा लिया है। किसान रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था। हुजूर, मैं करीब जरूर हूं पर बेईमान नहीं। मुझे किसी थैली के बारे में कुछ नहीं पता। कोई गवाह नहीं था। काजी भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। सौदागर अमीर और प्रभावशाली था,
जबकि किसान कमजोर। ज्यादातर दरबारियों का झुकाव सौदागर की तरफ था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस गुत्थी को तुम कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। सौदागर के चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर आंखों में लालच। किसान के चेहरे पर डर था, पर आंखों में सच्चाई। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम इस खेत के मालिक कब से हो? किसान ने बताया, हुजूर, यह जमीन तो मेरे पुरखों की है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। फिर बीरबल ने सौदागर से पूछा, आपने यह थैली खेत में कब छुपाई थी? सौदागर ने कहा, करीब 2 साल पहले। मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा था और मुझे डर था कि घर में दौलत सुरक्षित नहीं रहेगी। बीरबल ने सिर हिलाया और फिर उस पेड़ की तरफ इशारा किया जिसके नीचे थैली दबाने का दावा किया गया था। क्या आपने थैली इसी पेड़ के नीचे दबाई थी? जी हाँ, बिल्कुल यहीं, सौदागर ने विश्वास से कहा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, फैसला करने से पहले हमें उस पेड़ से पूछना होगा। पेड़ कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर दरबार में सब हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, अब यह कवि पेड़ों से भी बात करेगा। बीरबल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सौदागर से कहा, तुम अभी इसी वक्त उस पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या उसने किसान को थैली चुराते देखा है। पेड़ जो भी कहे आकर हमें बताना। हम यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सौदागर को यह बात अजीब लगी, लेकिन शहंशाह के सामने वह मना नहीं कर सका। वह खेत की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद दरबार में इंतजार का लंबा दौर शुरू हुआ। काफी देर हो गई, लेकिन सौदागर वापस नहीं लौटा। अकबर अधीर होने लगे। बीरबल, वह अभी तक क्यों नहीं लौटा? पेड़ क्या इतनी देर तक बातें करता है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं आलमपना, वह इतनी दूर अभी पहुंचा भी नहीं होगा। अकबर हैरान रह गए। क्या मतलब? खेत तो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, हाँ हुजूर, खेत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सौदागर झूठ बोल रहा है। उसने 2 साल पहले थैली नहीं छुपाई थी। उसने कल या परसों ही कहीं और से चोरी की हुई मोहरें वहां छिपाई होंगी ताकि इस गरीब किसान को फंसाकर उसकी जमीन हड़प सके। वह यह भूल गया कि 2 साल में एक छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन जिस पेड़ का वह जिक्र कर रहा है वह तो आज भी एक छोटा पौधा ही है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और अब वह डर के मारे वापस नहीं आएगा। ठीक उसी वक्त सिपाहियों ने दरबार में आकर खबर दी कि सौदागर शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था और उसे पकड़ लिया गया है। पूछताछ में उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना के बाद अकबर की नजरों में बीरबल का कद और भी ऊंचा हो गया। उन्होंने देख लिया था कि बीरबल सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच की महीन रेखा को पहचानने वाले एक सच्चे पारखी थे। वह जानते थे कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की समझ में छिपा होता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि वह न सिर्फ एक बुद्धिमान सलाहकार बल्कि एक बेहतरीन न्यायाधीश भी थे। अध्याय 4, वफादारी की अग्निपरीक्षा। जैसे जैसे बीरबल का प्रभाव बढ़ता गया, दरबार में उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। कई अमीर और मंत्री जो अकबर के करीबी हुआ करते थे, अब खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। उन्हें बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलन होती थी। उन्होंने मिलकर बीरबल को शहंशाह की नजरों से गिराने के लिए एक गहरा षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र का सरगना था अकबर का एक रिश्तेदार अधम खान। वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो बीरबल को अपने रास्ते का कांटा समझता था।
एक दिन जब बीरबल किसी काम से कुछ दिनों के लिए राजधानी से बाहर गए हुए थे, अधम खान और उसके साथियों ने अपनी चाल चली। उन्होंने बीरबल की लिखावट की नकल करके एक कत न तैयार किया। काबुल के विद्रोही सरदार के नाम लिखा गया था। मैं शहंशाह में लिखा था, अकबर का विश्वास पूरी तरह जीत चुका हूं। आने पर मैं अंदर से सल्तनत को खोखला कर हमला कर देना और आप बाहर से हमला कर देना। आगरा का तख्त हमारा होगा। जानबूझकर एक जासूस के हाथ लगाया गया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। अकबर के सामने पेश किया गया। तो वह आगब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पर वह इतना भरोसा करते थे, ऐसा धोखा दे सकता था। और दूसरे दरबारियों ने इस आग में घी डालने का काम किया। हम तो पहले ही कहते थे कि इस बाहरी आदमी पर भरोसा करना खतरनाक है। यह एक नमक हराम है। अकबर का दिल टूट गया था। उनका गुस्सा और दुख दोनों चरम पर थे। उन्होंने फरमान जारी किया गिरफ्तार कर लिया जाए और बिना कोई सुनवाई के उसे मौत की सजा दे दी जाए। बीरबल वापस लौटे, जब उन्हें शहर के बाहर ही एक वफादार शहंशाह के हुक्म के बारे में बता दिया। समझ गए कि यह एक गहरा षड्यंत्र है। चाहते तो भाग सकते थे, ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपनी बेगुनाही और शहंशाह के न्याय पर भरोसा था। वह सीधे महल नहीं गए। उन्होंने एक तरकीब सोची। बदलकर शहर के एक हजाम जो शहंशाह के पास गए और शहंशाह उनकी हजामत बनाने जाता था। उसे कुछ अशर्फिया दी और कहा, जब तुम शहंशाह की हजामत बनाओ तो बस इतना लगे कि तुम्हारा हाथ कांपने लगे और तुम बहुत डरे हुए नजर आओ। जब नाई अकबर की हजामत बनाने पहुंचा तो उसके हाथ वाकई कांप रहे थे। अकबर की गर्दन के पास था और नाई का हाथ बुरी तरह हिल रहा था। ने कड़क कर पूछा, क्या बात है? आज तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और बोला, नहीं जहाँ ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता है? दरअसल मैंने सुना है कि आपने बीरबल को मौत की सजा सुना दी है। अगर आप उनके जैसे वफादार के साथ तो मुझ जैसे अदने से नाई की क्या बिसात? इसी डर से मेरे हाथ कांप रहे हैं। नाई की यह बात अकबर के दिल में तीर की तरह उनका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। समझने की शक्ति वापस उन्हें याद आया कि बीरबल ने हमेशा उनका भला ही चाहा। उन्होंने कभी भी बीरबल से कोई झूठ या धोखा नहीं देखा था। पर मजबूर हो गए, कोई बहुत बड़ी गलती तो उन्होंने तुरंत सजा पर रोक लगा दी और मामले की तह तक जांच करने का बीरबल जो छिपकर सब कुछ देख रहे थे, सही समय देख रहे थे, सही समय पर अकबर के सामने पेश हुए। तुम बीरबल, अकबर के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। झुककर कहा, बीरबल ने झुककर कहा, आपकी सजा कबूल करने के लिए पर मरने से पहले सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मेरा गुनाह क्या है। अकबर ने उसे वह कत दिखाया। बीरबल ने कत को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। यह लिखावट मेरी जरूर है, लेकिन यह कत मेरा नहीं है। कैसी पहेली है? अकबर बीरबल ने समझाया,
जहां बीरबल ने समझाया लिखने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल किया है, जिस कागज का इस्तेमाल में बनता है वह दौलताबाद में बनता है, और इसे बनाने का इस्तेमाल होता है, तरह के रेशम का इस्तेमाल होता है। कागज पिछले महीने ही आगरा के बाजार में आया है, आगरा के बाजार में आया है, जबकि मैं तो पिछले 2 महीनों से आगरा से पिछले 2 महीनों से आगरा से बाहर गया ही नहीं था। फिर मैं इस कागज पर कत कैसे लिख सकता हूं? इस कागज पर कत कैसे लिख सकता हूं? यकीनन यह किसी की साजिश है, यकीनन यह किसी की साजिश है। इसके बाद बीरबल ने कत में इस्तेमाल हुई बीरबल ने कत में इस्तेमाल हुई प्रयोग की भी और कुछ शब्दों के प्रयोग की भी जो सिर्फ एक साजिश करता ही कर सकता था, एक साजिश करता ही कर सकता था। अकबर की आंखें खुल गईं। अकबर की आंखें खुल गईं। तुरंत कागज और स्याही के सौदागरों को बुलवाया। स्याही के सौदागरों को जांच में पता चला कि यह कागज पता चला कि यह कागज सिर्फ अधम खान ने खरीदा था। दूध और पानी का पानी हो गया। दूध और पानी का पानी हो गया और उसके साथियों का षड्यंत्र और उसके साथियों का षड्यंत्र सबके सामने आ गया। उन्हें कड़ी सजा दी। अकबर ने उन्हें कड़ी सजा दी। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी। आज तुमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, सिर्फ बल्कि जान नहीं बचाई, बड़े अन्याय से बचाया, एक बहुत बड़े अन्याय से बचाया। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी वफादारी पर शक करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, वफादारी की परीक्षा ही तो सच्चे रिश्ते की पहचान होती है। आपने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इस अग्नि परीक्षा ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को शीशे से तोड़कर फौलाद बना दिया। अकबर समझ गए कि बीरबल न सिर्फ बुद्धिमान बल्कि अटूट रूप से वफादार भी हैं। वह अब सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि एक दोस्त, एक भाई और एक ऐसा साया बन चुके थे जिस पर अकबर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते थे। अध्याय 5 बुद्धि का साम्राज्य। अब बीरबल की हैसियत दरबार में अद्वितीय हो चुकी थी। वह अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकदार सितारे थे, लेकिन उनकी असली शक्ति महलों की दीवारों के बाहर सल्तनत की असली समस्याओं को सुलझाने में नजर आई। उन्होंने अकबर को सिखाया कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं बल्कि बुद्धि, न्याय और प्रजा के प्रेम पर चलता है। एक बार सल्तनत में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से मरने लगे। राजस्व आना बंद हो गया और खजाना खाली होने लगा। अकबर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सूबेदारों की बैठक बुलाई। तोडरमल ने सुझाव दिया कि जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है उसे सख्ती से वसूला जाए और शाही गोदामों में भर लिया जाए ताकि सेना को कोई दिक्कत न हो। कुछ सेनापतियों ने कहा कि पड़ोसी राज्यों पर हमला करके उनका खजाना लूट लेना चाहिए। अकबर को ये सुझाव पसंद नहीं आए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी के घर से पानी लाने से पहले अपने घर के कुएं को देखना चाहिए। हमारी प्रजा हमारी ताकत है। अगर प्रजा ही भूखी मरेगी तो न सल्तनत बचेगी न सेना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक अभूतपूर्व योजना पेश की। हुजूर, हमें श्रम के बदले अनाज योजना शुरू करनी चाहिए। शाही खजाने से पैसा निकालकर पूरे साम्राज्य में नहरें खुदवाने, तालाब बनवाने और कुएं खोदवाने का काम शुरू किया जाए। जो भी मजदूर इस काम में लगेगा उसे रोजाना मजदूरी के तौर पर अनाज दिया जाएगा। इससे 3 फायदे होंगे। उन्होंने गिनाया, पहला, भूखे लोगों को काम और खाना मिलेगा, वे चोरी और विद्रोह के रास्ते पर नहीं जाएंगे। दूसरा, जब यह निर्माण कार्य पूरा होगा तो भविष्य में सूखे से लड़ने के लिए हमारे पास हजारों तालाब और नहरें होंगी जिससे खेती बेहतर होगी। और तीसरा, जब प्रजा देखेगी कि मुश्किल वक्त में उनका शहंशाह उनके साथ खड़ा है तो उनका विश्वास और उनकी वफादारी सल्तनत के लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। यही हमारी असली दौलत होगी। यह एक क्रांतिकारी विचार था। यह सिर्फ एक तात्कालिक समाधान नहीं बल्कि एक दूरदर्शी योजना थी।
अकबर बीरबल की सोच की गहराई से एक बार फिर प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत इस योजना को लागू करने का आदेश दिया। देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में काम शुरू हो गया। लोग अपने शहंशाह के इस कदम से भावुक हो गए। उन्होंने दिन रात मेहनत की। कुछ ही महीनों में सल्तनत का नक्शा बदलने लगा। सूखे की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली और सल्तनत एक बड़े संकट से उबर गई। और जब अगली बार बारिश हुई तो वे नए बने तालाब और नहरें लबालब भर गईं, जिससे आने वाले कई सालों तक फसलें लहलहाती रहीं। इस घटना ने बीरबल को सिर्फ एक बुद्धिमान मंत्री नहीं बल्कि एक जननायक बना दिया। वह समझ गए थे कि असली बुद्धिमानी लोगों का जीवन बेहतर बनाने में है, न कि सिर्फ पहेलियां सुलझाने में। धीरे धीरे अकबर हर बड़े फैसले में बीरबल की सलाह लेने लगे। चाहे वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति दीन-ए-इलाही का विचार हो या राजपूतों के साथ रिश्ते मजबूत करने की रणनीति, हर जगह बीरबल की छाप दिखाई देती थी। उन्होंने अकबर को सिखाया कि कैसे अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करके एक मजबूत और एकजुट हिंदुस्तान बनाया जा सकता है। वह सिर्फ एक मंत्री नहीं थे। वह अकबर के शिक्षक थे, उनके आलोचक थे, उनके मित्र थे और सबसे बढ़कर उनकी अंतरात्मा की आवाज थे। उन्होंने कभी भी अकबर को उनकी गलतियों पर टोकने से परहेज नहीं किया और कभी भी सच बोलने से नहीं डरे। एक शाम जब अकबर और बीरबल यमुना के किनारे टहल रहे थे, अकबर ने पूछा, बीरबल, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे बिना यह सल्तनत इतनी महान नहीं बन पाती। मुझे बताओ, तुम्हारी इस असाधारण बुद्धि का राज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और नदी के बहते पानी की ओर इशारा करते हुए बोले, आलमपनाह, मेरी बुद्धि का कोई खास राज नहीं है। मैं बस इस नदी की तरह बनने की कोशिश करता हूँ। यह नदी हर पत्थर से टकराती है, हर मोड़ पर मुड़ती है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलती, सागर में मिलना। यह अपने रास्ते में आने वाले हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु को जीवन देती है और बिना किसी भेदभाव के सबकी प्यास बुझाती है। मैं भी बस समस्याओं से टकराकर उनसे निश्चित रूप से। यहाँ अकबर और बीरबल की गुप्त ट्रेनिंग पर आधारित एक विस्तृत शब्दों की कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी न केवल उनके प्रसिद्ध हास परिहास पर बल्कि उनके गहरे बौद्धिक और रणनीतिक संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। अकबर बीरबल की गुप्त ट्रेनिंग। अध्याय 1, अदृश्य शत्रु की दस्तक। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें उसके संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों को सुनहरा कर रही थीं। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास की चमक नहीं बल्कि एक गहरी चिंता की लकीरें थीं। पिछले कुछ महीनों से सल्तनत में अजीब घटनाएं घट रही थीं। ये घटनाएं किसी सैन्य आक्रमण या विद्रोह की तरह स्पष्ट नहीं थीं, बल्कि एक अदृश्य शत्रु की मौजूदगी का एहसास करा रही थीं। कभी किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से एक पन्ना गायब हो जाता, तो कभी किसी दूरदराज के सूबेदार का भेजा गया गुप्त संदेश दरबार तक पहुंचने से पहले ही बदल दिया जाता। सबसे परेशान करने वाली घटना पिछले हफ्ते हुई। शहंशाह के निजी कक्ष में उनके तकिए के नीचे एक मोरपंख और एक बिना धार का खंजर मिला। इसका कोई मतलब नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, बस एक पहेली थी। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को काम पर लगाया, लेकिन वे खाली हाथ लौटे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। ऐसा लगता था जैसे कोई हवा में से प्रकट होता हो और अपना काम करके गायब हो जाता हो। दरबार के अमीर और उमरा भी कानाफूसी करने लगे थे। कुछ इसे काला जादू बता रहे थे, तो कुछ इसे किसी असंतुष्ट रूह का काम। अकबर इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। वह जानते थे कि यह किसी इंसान का ही काम है,
लेकिन वह इंसान बेहद शातिर, बुद्धिमान और व्यवस्था का गहरा जानकार था। वह उनकी ताकत को नहीं, बल्कि उनके दिमाग को चुनौती दे रहा था। वह उन्हें सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव से तोड़ना चाहता था। शहंशाह ने अपने नवरत्नों की सभा बुलाई। तोडरमल ने राजस्व के हिसाब किताब में गड़बड़ियों की आशंका जताई। मान सिंह ने सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया। अबुल फजल ने इसे किसी विदेशी ताकत की साजिश बताया। सबने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से समाधान दिए, लेकिन कोई भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था। अकबर की नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह उस अदृश्य शत्रु की चाल को समझ रहे हों। बीरबल, अकबर की भारी आवाज गूंजी। इस मसले पर तुम्हारी खामोशी हमें खल रही है। क्या तुम्हारे पास कोई राय नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलमपनाह, जब दुश्मन तलवार से नहीं, सोच से वार कर रहा हो तो उसका जवाब तोप से नहीं, दिमाग से देना पड़ता है। यह शत्रु हमारी सल्तनत की नींव को नहीं, बल्कि शहंशाह के आत्मविश्वास की नींव को हिलाना चाहता है। हम यह जानते हैं, बीरबल, अकबर ने अधीरता से कहा। लेकिन इसका हल क्या है? बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, हुजूर, दुश्मन आपको एक ऐसे खेल में उलझा रहा है जिसके नियम वह खुद तय कर रहा है। आपको इस खेल का खिलाड़ी नहीं, बल्कि इसका ज्ञाता बनना होगा। आपको न केवल अपने शत्रु की तरह सोचना सीखना होगा, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे की सोचने की काबिलियत विकसित करनी होगी। अकबर की त्योरियां चढ़ गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, मैं आपको एक विशेष प्रशिक्षण का प्रस्ताव देता हूं। एक ऐसा प्रशिक्षण जो आपको दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा तो नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार और मनोवैज्ञानिक बना देगा। यह प्रशिक्षण गुप्त होगा, केवल आप और मैं इसके बारे में जानेंगे। यह आपकी बुद्धि को वह धार देगा जिससे आप किसी भी अदृश्य शत्रु के मायाजाल को काट सकें। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह हिंद को प्रशिक्षण का प्रस्ताव देना एक गुस्ताखी थी। कुछ दरबारियों ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। लेकिन अकबर की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखा, जहां अटूट विश्वास और निष्ठा झलक रही थी। हमें मंजूर है, अकबर ने दृढ़ता से कहा। बताओ, यह गुप्त ट्रेनिंग कब और कैसे शुरू होगी? बीरबल मुस्कुराए। यह तो पहले ही शुरू हो चुकी है, जहांपना। आपका इसे स्वीकार करना ही इस प्रशिक्षण का पहला चरण था। अध्याय 2, प्रशिक्षण का पहला पाठ, सूक्ष्म अवलोकन। अगली शाम, जब सूरज ढल रहा था और किले में मशालें जलने लगी थीं, अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे। बीरबल के कहे अनुसार उन्होंने अपने सभी अंगरक्षकों को दूर रहने का आदेश दिया था। बीरबल वहां पहुंचे और अदब से सलाम किया। हुजूर, हमारे प्रशिक्षण का पहला पाठ है सूक्ष्म अवलोकन, यानी छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देने की कला। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, हम एक शहंशाह हैं। हमारी नजर बाज की तरह तेज है। हम एक नजर में हजारों की भीड़ में से किसी को भी पहचान सकते हैं। बेशक आलमपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। लेकिन क्या आपने कभी उस भीड़ में किसी एक व्यक्ति के जूते पर लगी धूल, उसकी उंगलियों पर स्याही के निशान या उसकी आंखों में छिपी थकान पर ध्यान दिया है? जानकारी बड़ी घटनाओं में नहीं, छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। बीरबल ने अकबर को बाग के एक कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। जहांपनाह, इस बाग को आप रोज देखते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें। अकबर ने आंखें बंद कीं।
बीरबल ने पूछा, आपके ठीक सामने जो गुलाब का पौधा है उसमें कितने फूल खिले हैं और कितनी कलियां हैं? अकबर चुप हो गए। उन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। शायद 7-8 फूल होंगे। आंखें खोलिए हुजूर। अकबर ने आंखें खोलीं। सामने पौधे पर 5 खिले हुए गुलाब थे और 9 कलियां थीं। बीरबल मुस्कुराए। अब बताइए, हमारे पीछे जो फव्वारा चल रहा है उसकी ध्वनि में कोई बदलाव महसूस हो रहा है? अकबर ने ध्यान से सुना। हाँ, पानी की आवाज में एक हल्की लयबद्ध खनक थी जो रोज नहीं होती थी। हाँ, कुछ अलग है। बीरबल उन्हें फव्वारे के पास ले गए। पानी के कुंड में किसी ने छोटे छोटे पत्थर डाल दिए थे जिनसे टकराकर पानी एक अलग संगीत पैदा कर रहा था। यह किसने किया? अकबर ने पूछा। मैंने ही किया था हुजूर। यह देखने के लिए कि आपका ध्यान जाता है या नहीं, बीरबल ने जवाब दिया। हमारा शत्रु भी ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव करेगा, ऐसी ही बारीकियां छोड़ेगा जिन्हें एक आम आंख नजरअंदाज कर देगी। आपको अपनी आंखों और कानों को प्रशिक्षित करना होगा कि वे सामान्य में छिपे असामान्य को पकड़ सकें। इसके बाद हफ्तों तक यह सिलसिला चला। बीरबल रोज अकबर के लिए नई चुनौतियां लेकर आते। कभी वह उनके कक्ष में किसी वस्तु की जगह बदल देते, कभी किसी दरबारी के कपड़ों में एक छोटा सा अनपेक्षित बदलाव कर देते और अकबर से उसके बारे में पूछते। एक दिन बीरबल ने अकबर को भेष बदलकर आगरा के बाजार में चलने को कहा। दोनों ने साधारण सौदागरों का रूप धरा। आज का पाठ है लोगों को पढ़ना, बीरबल ने समझाया। हर व्यक्ति अपनी चाल ढाल, अपनी बोली और अपनी आंखों से एक कहानी कहता है। आपको बस उसे पढ़ना सीखना है। वे एक मिठाई की दुकान पर रुके। बीरबल ने अकबर से कहा, उस कोने में खड़े आदमी को देखिए। बताइए, वह यहां क्या करने आया है? अकबर ने देखा। वह आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके जूते कीमती थे और साफ थे। वह मिठाई नहीं देख रहा था, बल्कि दुकान के मालिक के हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अकबर ने कुछ देर सोचा। वह मिठाई खरीदने नहीं आया है। उसके कपड़े साधारण हैं पर जूते महंगे हैं, मतलब वह अपना असली ओहदा छिपा रहा है। वह दुकानदार पर नजर रख रहा है। शायद वह कोई जासूस है या किसी का कर्जदार। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बहुत खूब जहांपना, आप सीख रहे हैं। वह आदमी सूबेदार का भेजा हुआ जासूस है जो यह पता लगाने आया है कि कहीं यह दुकानदार चोर बाजार में चीनी तो नहीं बेच रहा। उस दिन अकबर ने बाजार के शोर में अनकही कहानियों को सुनना सीखा। उन्होंने एक किसान के चेहरे पर फसल खराब होने का दर्द पढ़ा, एक जौहरी की आंखों में लालच की चमक देखी और एक बच्चे की हंसी में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को महसूस किया। यह केवल एक प्रशिक्षण नहीं था, यह अपनी प्रजा को, अपने हिंदुस्तान को एक नए नजरिए से देखने का अनुभव था। रात में जब अकबर अपने महल लौटे तो उनके मन में एक नई स्पष्टता थी। वह समझ गए थे कि सल्तनत केवल नक्शों और आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की धड़कनों और उनकी छोटी छोटी कहानियों से बनी है। और जो इन कहानियों को पढ़ना सीख गया, उसे कोई अदृश्य शत्रु पराजित नहीं कर सकता। अध्याय 3, मनोविज्ञान का मायाजाल। प्रशिक्षण का अगला चरण और भी जटिल था। इसका नाम था मनोविज्ञान का मायाजाल। हुजूर, बीरबल ने एक सुबह दीवाने खास के खाली होने पर कहा, हमारा शत्रु केवल आपकी आंखों को धोखा नहीं दे रहा, वह आपके मन के साथ खेल रहा है। वह डर, शक और गुस्से जैसी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तकिए के नीचे मिला मोरपंख और खंजर इसी का उदाहरण था। उसका कोई सीधा मतलब नहीं था, पर वह आपके मन में हजारों सवाल छोड़ गया।
इस हथियार का मुकाबला करने के लिए आपको खुद मानव मनोविज्ञान का स्वामी बनना होगा। अकबर ने पूछा, इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे? बीरबल मुस्कुराए। मैं कुछ परिदृश्य तैयार करूंगा जहां आपको लोगों की सच्ची मंशा को उनके शब्दों और व्यवहार के पर्दे के पीछे से झांककर देखना होगा। अगले ही दिन दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। दो पड़ोसी एक गाय को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि गाय उसकी है। काजी भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। एक पड़ोसी, जिसका नाम रहीम था, रो रो कर कह रहा था, हुजूर, यह मेरी गौ माता है। मैं इसे बचपन से पालता आया हूं। दूसरा, जिसका नाम करीम था, गुस्से से चिल्ला रहा था, यह झूठा है। यह गाय मेरे बाड़े से चोरी हुई है। इसके गले में पड़ी घंटी भी मेरी है। दरबारियों ने दोनों की दलीलें सुनी। मामला बराबरी का लग रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, यह आपकी परीक्षा है जहांपना। अकबर ने कुछ देर सोचा। उन्हें बीरबल का पाठ याद आया, भावनाओं के प्रदर्शन के पीछे की सच्चाई को देखो। रहीम बहुत ज्यादा भावुकता दिखा रहा था, जबकि करीम का गुस्सा सच्चा लग रहा था। लेकिन यह काफी नहीं था। अकबर ने एक युक्ति सोची। उन्होंने जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया, इस गाय के 2 टुकड़े कर दो। एक रहीम को दे दो और एक करीम को। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। करीम गुस्से से उछल पड़ा, नहीं हुजूर, ऐसा अनर्थ न करें। अगर यह गाय मुझे नहीं मिल सकती तो भले ही इसे रहीम को दे दें, पर इसे जिंदा रहने दें। वहीं दूसरी ओर रहीम चुप रहा। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए लालच की एक महीन रेखा उभरी और फिर गायब हो गई। उसने कहा, हुजूर का फैसला सर आंखों पर। अकबर तुरंत समझ गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, रहीम को गिरफ्तार कर लो। यह गाय करीम की है। रहीम गिड़गिड़ाने लगा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरबार के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, शानदार जहांपना। आपने भावनाओं के जाल को भेदकर सच तक पहुंचने की कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। सच्चा मालिक अपनी चीज को नष्ट होते नहीं देख सकता, जबकि झूठे को केवल अपने हिस्से से मतलब था। लेकिन प्रशिक्षण यहीं खत्म नहीं हुआ। बीरबल ने इसे और कठिन बना दिया। उन्होंने जानबूझकर कुछ दरबारियों के माध्यम से अकबर तक झूठी अफवाहें पहुंचानी शुरू कीं। कभी यह अफवाह होती कि कोई सूबेदार विद्रोह की तैयारी कर रहा है, तो कभी यह कि किसी पड़ोसी राज्य का राजा गुप्त संधि कर रहा है। शुरू शुरू में अकबर इन अफवाहों से विचलित हो जाते। वह तुरंत कार्रवाई का आदेश देने को आतुर हो उठते। लेकिन बीरबल उन्हें रोकते और कहते, ठहरिए जहांपना। पहले सूचना के स्रोत, उसके उद्देश्य और उसके समय पर गौर कीजिए। क्या यह सूचना आपको गुस्सा दिलाने के लिए तो नहीं फैलाई गई? क्या इसका मकसद आपको किसी जरूरी काम से भटकाना तो नहीं है? धीरे धीरे अकबर ने भावनाओं में बहकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू पा लिया। वह किसी भी सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते। वह सवाल पूछते, इस खबर से किसको फायदा होगा? इसे फैलाने वाला मुझसे क्या चाहता है? एक दिन एक दूत हाफता हुआ आया और खबर दी कि कंधार के किले पर दुश्मन ने रात में हमला कर दिया है और किला हाथ से निकल गया है। अकबर का खून खौल उठा। कंधार सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सेना को कूच करने का आदेश देने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने दूत से सवालों की झड़ी लगा दी। हमला कब हुआ? किसने किया? हमारे सेनापति कहाँ थे? तुम्हें यह खबर किसने दी? दूत के जवाबों में विरोधाभास था।
वह घबराया हुआ था और बार बार अपनी कहानी बदल रहा था। अकबर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दूत को कैद करने का आदेश दिया और अपने जासूसों को सच्चाई का पता लगाने भेजा। कुछ घंटों बाद पता चला कि कंधार में सब कुछ शांत था। यह एक झूठी खबर थी जिसे एक असंतुष्ट अमीर ने फैलाया था ताकि सल्तनत में अफरा-तफरी मचे और वह उसका फायदा उठा सके। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, आज मैं समझा बीरबल, सबसे बड़ी लड़ाई मैदाने जंग में नहीं बल्कि इंसान के मन में लड़ी जाती है, और जो इस लड़ाई को जीतना सीख गया उसे कोई हरा नहीं सकता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आप सही रास्ते पर हैं आलमपना। अब आप न केवल एक शहंशाह हैं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। अध्याय 4 रणनीति और छल का चक्रव्यूह। अवलोकन और मनोविज्ञान में पारंगत होने के बाद प्रशिक्षण का तीसरा और सबसे खतरनाक चरण शुरू हुआ, रणनीति और छल का चक्रव्यूह। जहां पनाह, बीरबल ने एक शाम शतरंज की बिसात बिछाते हुए कहा, अब तक हमने दुश्मन के हमलों को समझना और सहना सीखा है। अब हम सीखेंगे कि दुश्मन को अपने बुने जाल में कैसे फंसाया जाए। एक अच्छा रणनीतिकार वह नहीं जो केवल बचाव करना जानता हो, बल्कि वह है जो दुश्मन को अपनी चाल चलने पर मजबूर कर दे। अकबर ने एक मोहरा आगे बढ़ाते हुए कहा, शतरंज में तो हमें कोई नहीं हरा सकता बीरबल। बीरबल मुस्कुराए। सल्तनत की बिसात शतरंज से कहीं ज्यादा पेचीदा है हुजूर। यहाँ मोहरे वफादारी बदल सकते हैं और हर चाल के 1000 मतलब हो सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक बीरबल ने अकबर को छल और रणनीति के कई पाठ पढ़ाए। उन्होंने सिखाया कि कैसे झूठी जानकारी फैलाकर दुश्मन को गुमराह किया जा सकता है, कैसे अपनी असली मंशा को एक साधारण सी लगने वाली कार्रवाई के पीछे छिपाया जा सकता है, और कैसे दुश्मन की ताकत को ही उसकी कमजोरी बनाया जा सकता है। इसका अभ्यास करने के लिए बीरबल ने एक बेहद साहसी योजना बनाई। उन्होंने अकबर को बताया कि सल्तनत के खजाने से कुछ बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए हैं। यह खबर महल में आग की तरह फैला दी गई। अकबर ने बीरबल की योजना के अनुसार दरबार में घोषणा की कि चोर को पकड़ने वाले को भारी इनाम दिया जाएगा। उन्होंने अपने सबसे काबिल जासूसों को इस काम में लगा दिया। लेकिन यह सब एक नाटक था। रत्न चोरी नहीं हुए थे, उन्हें बीरबल ने ही छिपाया था। असली खेल अब शुरू हुआ। बीरबल का उद्देश्य यह देखना था कि इस अफरातफरी का फायदा उठाकर कौन क्या करता है। कुछ दरबारियों ने इनाम के लालच में निर्दोष लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। कुछ अमीरों ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को फंसाने की कोशिश की। खजांची, जो अपनी लापरवाही से डर गया था, ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हिसाब किताब में हेरफेर करने की कोशिश की। अकबर और बीरबल भेष बदलकर रात में महल और शहर का चक्कर लगाते। वे हर कानाफूसी सुनते, हर हरकत पर नजर रखते। अकबर यह देखकर हैरान थे कि एक झूठी खबर ने कैसे लोगों के असली चेहरे उजागर कर दिए थे। एक हफ्ते बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक सूची रखी। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम थे जिन्होंने इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की थी। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन पर अकबर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। अकबर ने गहरी सांस ली। यह तो हमारी सल्तनत का असली चेहरा है बीरबल, धोखे और लालच से भरा हुआ। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने समझाया, यह इंसान की फितरत का एक पहलू है। हमारा अदृश्य शत्रु इसी फितरत का फायदा उठा रहा है। वह हमें ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। इस अभ्यास का उद्देश्य आपको यह सिखाना था कि कैसे आप खुद एक चक्रव्यूह रचकर उसमें छिपे अभिमन्युओं को पहचान सकते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।
बीरबल ने अकबर को बताया कि उनका मानना है कि वह अदृश्य शत्रु कोई बाहरी नहीं बल्कि दरबार का ही कोई सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था को बहुत करीब से जानता है। उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है, बीरबल ने कहा। हमें उसे एक ऐसा लालच देना होगा जिसे वह नजरअंदाज न कर सके। योजना तैयार हुई। यह घोषणा की गई कि शहंशाह अकबर एक गुप्त यात्रा पर आगरा से दिल्ली जा रहे हैं और उनके साथ केवल 10 अंगरक्षक होंगे। यह भी अफवाह फैलाई गई कि वह अपने साथ शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा ले जा रहे हैं ताकि दिल्ली में एक नए महल का निर्माण शुरू करवा सकें। यह एक खुला निमंत्रण था, एक ऐसी चुनौती जिसे वह शातिर दिमाग स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। अकबर जानते थे कि यह एक खतरनाक खेल है, उनकी जान दांव पर लगी थी, लेकिन बीरबल की ट्रेनिंग ने उन्हें सिखा दिया था कि कभी-कभी सबसे बड़ा जोखिम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। निश्चित दिन अकबर का काफिला आगरा से निकला, लेकिन असली अकबर उस काफिले में नहीं थे। वह और बीरबल कुछ वफादार सैनिकों के साथ एक दूसरे गुप्त रास्ते से काफिले पर नजर रखे हुए थे। जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था, आगरा और दिल्ली के बीच एक सुनसान जंगल में काफिले पर हमला हुआ। हमलावरों का नेतृत्व एक नकाबपोश व्यक्ति कर रहा था। वह बेहद फुर्तीला और एक कुशल योद्धा था, लेकिन हमलावर यह नहीं जानते थे कि काफिले के अंगरक्षक शहंशाह के सबसे बहादुर सिपाही थे और वे इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। भयंकर लड़ाई हुई। जब हमलावर हारने लगे तो अकबर और उनकी टुकड़ी ने दूसरी तरफ से उन पर धावा बोल दिया। नकाबपोश नेता पकड़ा गया। जब अकबर ने उसके चेहरे से नकाब हटाया तो सब चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि दरबार का एक प्रमुख अमीर जुल्फिकार खान था। वही जुल्फिकार खान जो दरबार में सबसे ज्यादा वफादारी की कस्में खाता था। पूछताछ में जुल्फिकार ने सब कुछ उगल दिया। उसके पिता को किसी पुरानी गलती के लिए अकबर के पिता हुमायूं ने पद से हटा दिया था। जुल्फिकार के मन में सालों से बदले की आग जल रही थी। वह अकबर को सैन्य शक्ति से नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लिया। वही था जो पहेलियां छोड़ता था, अफवाहें फैलाता था और सल्तनत में अविश्वास का बीज बोता था। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सही थे बीरबल। तुमने मुझे केवल एक शत्रु को हराना नहीं सिखाया, बल्कि तुमने मुझे सिखाया कि कैसे हर शत्रु के दिमाग में घुसकर उसकी रणनीति को ध्वस्त किया जा सकता है। यह ट्रेनिंग किसी भी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। बीरबल ने बस सिर झुका दिया। उनकी आंखों में अपने शहंशाह और मित्र के लिए गर्व था। प्रशिक्षण लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अध्याय 5 अंतिम परीक्षा, स्वयं पर विजय। जुल्फिकार खान के पकड़े जाने के बाद सल्तनत में शांति लौट आई। अदृश्य शत्रु का भय समाप्त हो गया था। अकबर अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत थे। उन्हें लगा कि प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। लेकिन एक दिन बीरबल उनके पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आलमपनाह प्रशिक्षण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ अभी बाकी है। अकबर हैरान हुए। अब क्या शेष है बीरबल? हमने अवलोकन, मनोविज्ञान और रणनीति सब कुछ तो सीख लिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब तक हमने बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना सीखा है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। वह है हमारा अहंकार, हमारा क्रोध और हमारा भय। अंतिम पाठ है स्वयं पर विजय। इसका क्या अर्थ है? अकबर ने पूछा। इसका अर्थ है कि एक शहंशाह को कभी भी अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जुल्फिकार खान भी आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था।
वह आपको उकसाकर कोई गलत निर्णय करवाना चाहता था। आपको ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना गुस्सा हो। बीरबल ने इसके लिए एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि अगले 7 दिनों तक वह जो भी कहें या करें, अकबर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वह न तो गुस्सा करेंगे, न सवाल पूछेंगे और न ही कोई आदेश देंगे। उन्हें बस एक मूक दर्शक और श्रोता बने रहना है। अकबर के लिए यह सबसे कठिन चुनौती थी। एक शहंशाह जिसके एक इशारे पर सल्तनत चलती हो, उसे 7 दिनों तक चुप रहना था। फिर भी वह इस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो गए। पहला दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि शहंशाह ने 1 सप्ताह के लिए मौन व्रत धारण किया है और इस दौरान सभी प्रशासनिक निर्णय वह बीरबल लेंगे। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर सिंहासन पर बैठे सब कुछ देखते सुनते रहे, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा दिन बीरबल ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो अकबर की नीतियों के सीधे खिलाफ थे। उन्होंने किसानों पर एक छोटा सा नया कर लगा दिया और एक पड़ोसी राज्य के राजदूत का अपमान कर दिया। अकबर का खून खौल रहा था। उनका मन कर रहा था कि वह सिंहासन से उठकर बीरबल को रोकें, लेकिन उन्हें अपना वचन याद था। वह शांत बैठे रहे। तीसरा दिन बीरबल ने जुल्फिकार खान को कालकोठरी से निकालकर महल में नजरबंद करने का आदेश दिया। यह सुनकर अकबर के सब्र का बांध टूटने लगा। जुल्फिकार उनका दुश्मन था। बीरबल ऐसा कैसे कर सकते थे? लेकिन वह फिर भी चुप रहे। उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें गहरी हो गई थीं। चौथा और 5वां दिन और भी कठिन था। बीरबल जानबूझकर अकबर के पसंदीदा घोड़े को एक साधारण सिपाही को इनाम में दे दिया और उनकी प्रिय गायिका को दरबार से निकाल दिया। हर कोई देख रहा था कि शहंशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है, लेकिन वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर बैठे थे। छठा दिन हद तब हो गई जब बीरबल ने दीवान-ए-आम में घोषणा की कि शहंशाह की तबीयत ठीक नहीं है और वह सल्तनत का भार उठाने में असमर्थ हैं, इसलिए वह अस्थायी रूप से सत्ता का हस्तांतरण चाहते हैं। अब दरबारियों को भी यकीन होने लगा कि बीरबल तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वफादार अमीर अकबर की ओर देखने लगे, मदद की भीख मांगते हुए। अकबर की मुट्ठियां भिंच गईं, उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उनका शहंशाह होने का अहंकार था और दूसरी तरफ बीरबल को दिया गया वचन। 7वां दिन सुबह अकबर अपने कक्ष में बेहद बेचैन थे। आज परीक्षा का अंतिम दिन था। उन्हें लग रहा था कि वह हार जाएंगे। तभी बीरबल अंदर आए। उनके हाथ में एक आईना था। जहां पनाह, बीरबल ने शांति से कहा, इस आईने में देखिए। अकबर ने आईने में देखा। उन्हें अपना ही चेहरा दिखा, थका हुआ, चिंतित पर फिर भी शांत। आंखों में क्रोध की जगह एक गहरी समझ थी। बीरबल ने कहा, पिछले 6 दिनों में मैंने आपको हर तरह से उकसाया। मैंने आपकी नीतियों को पलटा, आपके दुश्मनों को सम्मान दिया, आपकी पसंदीदा चीजें आपसे छीन ली और अंत में आपकी सत्ता को ही चुनौती दे दी। कोई भी साधारण शासक अब तक अपना आपा खो चुका होता और मुझे मृत्युदंड दे चुका होता। लेकिन याद करते हैं। अकबर भावुक हो गए। वे ठीक तो हैं। उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, हुजूर, वे हर तरह से सुखी हैं। स्वर्ग में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा खाना, शानदार महल, अप्सराओं का नृत्य, संगीत, सब कुछ है। लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कैसी समस्या? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, स्वर्ग में सब कुछ है सिवाय 2 चीजों के।
वहां एक भी अच्छा नाई नहीं है और एक भी बुद्धिमान और मनोरंजक सलाहकार नहीं है। यह सुनकर दरबार में कुछ लोग मुस्कुरा दिए। बीरबल ने आगे कहा, आपके पूर्वजों ने मेरे बाल और दाढ़ी देखे जो मैंने जानबूझकर बढ़ाए थे और बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि धरती पर, खासकर आपके दरबार में, दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकार और बुद्धिजीवी मौजूद हैं, जबकि स्वर्ग इन चीजों से वंचित है। बीरबल ने एक क्षण रुककर दिलावर खान और मुल्ला दो प्याजा पर एक पैनी नजर डाली और फिर बादशाह से कहा, इसलिए हुजूर, आपके पूर्वजों ने आपके लिए एक विशेष अनुरोध भेजा है। वे चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें। कैसी मदद? हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, अकबर ने उत्सुकता से कहा। बीरबल ने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, आपके वालिद साहब का हुक्म है कि आप अपने दरबार के सबसे अच्छे नाई को तुरंत स्वर्ग भेजें, ताकि वहां के लोगों की दाढ़ी और बाल ठीक से कट सकें। और उन्होंने यह भी फरमान जारी किया है कि चूंकि वहां कोई अच्छा, बुद्धिमान और हाजिर जवाब साथी नहीं है जिससे वे बात करके अपना मन बहला सकें, इसलिए आप अपने दरबार के कुछ सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकारों को भी जल्द से जल्द स्वर्ग भेजें। यह कहकर बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ इशारा किया। आपके पिता ने विशेष रूप से मुल्ला जी का जिक्र किया। वे कह रहे थे कि मुल्ला जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति की स्वर्ग को बहुत आवश्यकता है। फिर उन्होंने दिलावर खान और अन्य षड्यंत्रकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, और इन सभी महानुभावों को भी तुरंत भेजने का आदेश दिया है, ताकि स्वर्ग की महफिलें भी आपके दरबार की तरह गुलजार हो सकें। यह सुनते ही षड्यंत्रकारियों के होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वे समझ गए कि बीरबल ने उन्हीं का जाल उन्हीं पर फेंक दिया है। स्वर्ग जाने का मतलब था मौत। बीरबल ने अपनी बात खत्म की, तो हुजूर, अब आप ही फैसला करें। हमें इन सभी लोगों को स्वर्ग भेजने की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? वही अनुष्ठान, वही लकड़ियों का ढेर, सब कुछ तैयार किया जा सकता है। दिलावर खान और मुल्ला दो प्याजा कांपते हुए बादशाह के कदमों में गिर पड़े। रहम जहां पनाह रहम। हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, दिलावर खान गिड़गिड़ाया। अकबर, जो अब तक सारा खेल समझ चुके थे, ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, क्यों? स्वर्ग जाने में क्या हर्ज है? यह तो सौभाग्य की बात है। तुम लोग तो हमेशा कहते थे कि बीरबल बादशाह का सबसे प्रिय है, तो उसे ही यह मौका मिलना चाहिए। अब जब तुम्हारे लिए स्वर्ग से बुलावा आया है, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? मुल्ला दो प्याजा ने रोते हुए सारी साजिश उगल दी। उसने बताया कि कैसे उन्होंने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए यह पूरी योजना बनाई थी। उसने स्वीकार किया कि वे बीरबल की बुद्धिमत्ता और आप यहाँ रुक तो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। रात में अजीब चीजें होती हैं यहाँ। बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा, अरे, हम खुदा पर यकीन रखने वाले लोग हैं, इन सब बातों से नहीं डरते। रात हुई। बीरबल अपने कमरे में थे, लेकिन सो नहीं रहे थे। उनकी आंखें और कान पूरी तरह चौकन्ने थे। आधी रात के करीब, जैसा कि उन्होंने सुना था, कमरे में एक अजीब, मीठी लेकिन बेचैन करने वाली गंध फैलने लगी। कुछ ही देर में बीरबल को अपना सिर भारी महसूस होने लगा। उनके नौकर भी असहज दिखने लगे। तभी कमरे की दीवार पर एक धुंधली सी परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदल गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ आगे की ओर बढ़े हुए थे, जैसे वह किसी को पकड़ना चाहती हो। उसी समय दूर से किसी के सिसकने और फिर जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। बीरबल के नौकर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने अपनी आंखों को उस परछाई पर गड़ा दिया। वह डर नहीं रहे थे, वह विश्लेषण कर रहे थे।
यह परछाई दीवार के एक खास हिस्से पर ही क्यों बन रही है? यह हिल तो रही है, लेकिन इसकी हरकतें स्वाभाविक नहीं हैं, दोहराव वाली हैं। और यह आवाज, यह एक ही जगह से आ रही है और इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जैसे कोई टेप बज रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह गंध। बीरबल को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने पहचान लिया कि यह गंध धतूरे और कुछ अन्य नशीली जड़ी बूटियों को जलाने से पैदा हुई है, जो मतिभ्रम पैदा करती हैं और सिर चकराने का कारण बनती हैं। उनकी दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। यह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा रचा गया एक बेहद चालाकी भरा षड्यंत्र था। अगली सुबह बीरबल बीमार होने का नाटक करते हुए उठे। उन्होंने करीम बख्श से कहा, भाई, तुम्हारी बात सच निकली। रात बहुत भारी थी। हम आज ही यहां से जा रहे हैं। सराय से निकलकर बीरबल ने अपने आदमियों को कुछ